जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित सिंह राणा और आप सभी को पता है 2022 में आर्मी जीडी का एग्जाम जो होगा उसके लिए हमने मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है। एक दिन साइंस का होता है और एक दिन जीके का। तो आज साइंस का 6वां मॉक टेस्ट है। अगर इससे पहले के आपने मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाओ, पहले तो उसको सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, ठीक है ना। और 5 मॉक टेस्ट जीके के हो चुके हैं और 5 ही साइंस के हो चुके हैं, तो वो जाके आप अटेम्प्ट करो। दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है और उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जो नए हैं वो एक बार ये नंबर भी नोट कर लें, हमारी टीम का नंबर है। पीडीएफ वगैरह आपको यहां से मिल जाएगी। आपने सिंपल अपना नाम और जय हिंद लिख के हमें मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। और सिटी भी लिख देना साथ में, ताकि हमें भी पता लगे हमारा जो चैनल है वो कहां तक पहुंच गया है, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम अगर यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, प्रताप एकेडमी के नाम से अकाउंट है। स्टोरी चेक कर लिया करो, स्टोरी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में डाल देते हैं, यहां से भी आप क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज आपने बताना है। ये क्वेश्चन हमने किसी और रूप में पहले टेस्टों में भी डिस्कस कर रखा है वैसे तो आपने वीडियो पॉज करनी है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है ए, बेंटिंग ने, ठीक है। बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अब ये इंसुलिन है क्या वो मैं आपको बता देता हूं। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में एक ग्रंथि है पेनक्रिया ग्रंथि, ठीक है। पेनक्रिया ग्रंथि, वो उस ग्रंथि के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं हैं। 3 तरह की कोशिकाएं हैं। एक है अल्फा, अल्फा को हम ऐसे लिखते हैं, अल्फा का चिन्ह है ये। एक है बीटा और एक है गामा। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, ये 3 कोशिकाएं हैं। जो बीटा कोशिका है वो इंसुलिन पैदा करती है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका इंसुलिन पैदा करती है? तो बीटा कोशिका है। पेनक्रिया ग्रंथि की बीटा कोशिका इंसुलिन पैदा करती है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन हमारे शरीर में जो हम ग्लूकोज किसी ना किसी रूप में लेते हैं, ठीक है ना। जितना भी हम शुगर वगैरह कंज्यूम करते हैं ना, मीठा, तो उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। मीठे में भी नहीं, मीठे के अलावा भी काफी चीज में ग्लूकोज होता है। तो जो भी हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं वो सारे के सारे ग्लूकोज को एक तरह से पचाने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है, ठीक है ना। उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको तोड़ देता है। तो वो सारा कुछ कौन करता है? इंसुलिन करता है। यानी अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल है, जो ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती चली जाएगी और उससे फिर हमें एक बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज यानी शुगर। समझे हो बात को? डायबिटीज यानी शुगर यानी मधुमेह, जिसको हम मधुमेह भी बोलते हैं। हिंदी में मधुमेह, ठीक है, और इंग्लिश में शुगर या डायबिटीज हम उसको बोल देते हैं। सिंपल भाषा में शुगर बोल देते हैं, ठीक है। तो बस वही है, अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और ग्लूकोज बढ़ेगा तो इसका मतलब बीमारी कौन सी लग गई आपको? शुगर बीमारी लग गई। यानी इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता रहना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो वही आपने बताना है कौन सी प्रक्रिया है, ठीक है। वनस्पति जो तेल होते हैं, जैसे हम वनस्पति से कोई भी तेल लेते हैं, ठीक है ना, जैसे जैतून का तेल हो गया, ठीक है ना, ऑलिव ऑयल वगैरह, ठीक है। तो बस, या सूरजमुखी वगैरह का, तो जितनी भी वनस्पति से हम तेल निकालते हैं फिर उसको हम घी में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है ना, जो तेल है वो लिक्विड स्टेट में होगा, तरल अवस्था में होगा, और घी जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, ठोस अवस्था में। तो उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है ना, उसको जमाया कैसे जाता है, बस वही आपने बताना है। उसको बोलते हैं हम बी, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है ना। हाइड्रोजनीकरण उसको हम बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रक्रिया में कौन सी गैस का यूज होता है, तो आप हाइड्रोजन बोलोगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो तेल है, वनस्पति तेल, उसको हम घी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हम उसमें यूज करते हैं, ये आपने याद रखना है। और एक आप ये भी याद रख सकते हो, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति, यहाँ पे वर्ड आया ना वनस्पति, तो वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है थियोफोरेस्टस को। थियोफोरेस्टस, ठीक है ना, याद रखना है। देखो इसमें भी वन वर्ड आ गया, वन, वन मतलब जंगल, और थियोफोरेस्टस में भी फॉरेस्ट आ गया। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक है ना। तो याद रख लेना है अपने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है?
तो आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप। ठीक है, मैं आपको राइट आंसर बताता हूं इसका। इसका राइट आंसर है बी, स्टील। ठीक है, देखो मिश्र धातु होती क्या है। मिश्र धातु तो एक तो धातु होती है, ठीक है ना, एक क्या होती है धातु, और एक होती है अधातु। ठीक है, ये तो नेचुरली है, कुदरती, ठीक है ना, कुदरती है। पर हम क्या करते हैं, एक धातु को दूसरी धातु के साथ मिक्स करके, ठीक है ना, एक धातु को हमने पिघला लिया, दूसरी को भी पिघला लिया और मिक्स कर लिया एक धातु को दूसरी के साथ, तो जो नई धातु हमारे पास बनी है वही होती है मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी ऐसी धातु जो एक, दो या दो से ज्यादा, तीन, चार ऐसी धातुओं को मिक्स करके हमने बनाई है, वही होती है मिश्र धातु। ठीक है ना, मिश्र धातु। ओके, तो जिंक, ये इसको हम जिंक बोलते हैं इंग्लिश में, जिंक ये भी धातु है। शीशा, इसको हम लेड बोलते हैं इंग्लिश में, लेड, और इसका सिंबल है पीबी, ये अपने याद रखना है। और जिंक का है सिंबल चिन्ह ZN, और एल्यूमिनियम को तो हम इंग्लिश में एल्यूमिनियम ही बोलते हैं, और इसका सिंबल है AL। ठीक है, सिंबल भी याद रखने हैं, कई बार डायरेक्ट आ जाता है, और ये तो खास तौर पे याद रखना है। शीशा ये वो वाला शीशा नहीं है जो हम आम घरों में देखते हैं शीशा, ठीक है, वो दर्पण होता है, दर्पण या कांच उसको बोलोगे। ठीक है ना, अगर उसके पीछे कांच के अगर बैक साइड पे पॉलिश हो रखी है तो हम उसको दर्पण बोलेंगे, मिरर। और अगर पॉलिश नहीं हो रखी है, ठीक है ना, सिंपल कांच बोलेंगे उसको, कांच। ठीक है ना, ग्लास। और ये शीशा, शीशा एक अलग तरह की धातु है ये। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में लेड बोलते हैं। ठीक है, और स्टील जो है, स्टील को हम कैसे बनाते हैं, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, ये सारा कुछ पिघला के उसमें कार्बन भी डाल देते हैं थोड़ी सी, तो ऐसे 3-4 धातुओं को हम मिक्स करके एक नई धातु बनाते हैं, उसको हम स्टील बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्टील अकेला नहीं है, स्टील में आपको आयरन यानी लोहा भी मिलेगा, निकेल भी हम डालते हैं, ठीक है, क्रोमियम भी डालते हैं, और साथ में कार्बन भी डालते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखने लायक, वो है कार्बन, क्योंकि कार्बन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि किस मिश्र धातु को बनाने में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो स्टील को बनाने में कार्बन मिलाई जाती है, ये याद रखना है। इकलौती मिश्र धातु है जिसमें हम कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, जिसमें हम कार्बन मिलाते हैं, याद रखना है आपने, स्टील। और स्टील को हिंदी में इस्पात भी बोलते हैं, इस्पात। ठीक है, तो इस्पात या स्टील एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो ईंधन गैस कौन सी नहीं है ये आपने बतानी है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस या मार्स गैस। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है सी। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा है। तो कौन सी गैस है जिसे हम ईंधन गैस के तौर पे नहीं इस्तेमाल करते, तो लाफिंग गैस को नहीं करते हम। ठीक है ना, हास गैस। ठीक है, ये सभी जो गैस हैं, वाटर गैस भी और प्रोड्यूसर गैस भी और मार्स गैस भी, ये सभी ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे हुई है लाफिंग गैस की। ठीक है ना, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है, N2O, याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। लाफिंग गैस यानी हास गैस का फॉर्मूला N2O। और लाफिंग गैस का नाम क्या है, लाफिंग गैस को हम उसको ऐसे ही बोल देते हैं कि उसको स्मेल करने से हंसी वगैरह आ जाती है। ठीक है, और ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, बस उसका नाम लाफिंग गैस है। ठीक है ना, इस गैस का इस्तेमाल मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह में किया जाता है, और जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह करना है ना, सुन्न वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो वो करते हैं। और इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड याद रखना है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, लाफिंग गैस कौन सी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड ही लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ही लाफिंग गैस है, जिसका फार्मूला है N2O। यहां पे मार्स गैस देखो आप, मार्स गैस हम मीथेन को बोलते हैं CH4। बाकी की इंफॉर्मेशन किसी और वीडियो में, किसी और क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट, फैदम क्या है, फैदम क्या है, व्हाट इज फैदम। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, राइट आंसर इसका है डी। राइट आंसर क्या है, डी। ये एक तरह का माप है, और इसे हम क्या मापते हैं, अगर माप है तो इसे हम क्या मापते हैं, लंबाई, लेंथ मापते हैं हम इससे, फैदम से। ठीक है ना, जो हम 6 फीट बोलते हैं ना, 6 फीट, 6 फीट, 6 फीट की लंबाई होती है 1 फैदम। ठीक है,
6 फीट की लंबाई 1 फैदम होती है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि 72 इंच बराबर होते हैं 1 फैदम के। विजिबल है यहां तक? ठीक है, विजिबल है। ओके, और इसको थोड़ा सा इधर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो कि 1 फैदम बराबर होता है 1.8 मीटर के, ठीक है ना। 1 फैदम किसके बराबर होता है? 1.8 मीटर के, ठीक है। ये आप याद रखना है आपने। 6 फीट बराबर होता है 1 फैदम के, 72 इंच बराबर होते हैं 1 फैदम के, और 1 फैदम बराबर होता है 1.8 मीटर के। यानी अगर आपको फैदम मीटर में पूछे तो 1.8, अगर इंच में पूछे तो 72, और अगर फीट में पूछे तो 6। 4 क्वेश्चन आपके यहां से कवर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फिर। रिएक्टर स्केल बताना है आपने, किसे मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो रिएक्टर स्केल। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं: भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, या फिर शरीर का ताप, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो आप लोग। राइट आंसर इसका मैं आपको बताता हूं, राइट आंसर है इसका ए। राइट आंसर क्या है? ए। भूकंप की इंटेंसिटी, भूकंप की जो तीव्रता है, वो नापने के लिए हम रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। और रिएक्टर स्केल जो है वो किसने बनाया था, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। रिएक्टर स्केल की खोज किसने करी है? बड़ा सिंपल सा नाम है, चार्ल्स रिएक्टर, चार्ल्स। और पीछे तो रिएक्टर लग ही जाएगा। चार्ल्स रिएक्टर भी बोल देते हैं, टीचर भी बोल देते हैं, एज यू विश, जो आपको बोलना है वो बोलो। 1935 की बात है और अमेरिका का वो रहने वाला था, ठीक है। हालांकि इतनी डिटेल नहीं पूछती कि कब बनाया था, ऐसा नहीं पूछेंगे। ये रट्टा मारने मत बैठ जाना कि 1935 में बनाया था, ठीक है। बस चार्ल्स रिएक्टर ने बनाया था, और ये याद रख लो, चलो अमेरिका का था, बस इतना ही काफी है। और ये भी कम ही पूछते हैं कि वो कौन से देश का था। आपको बस जितने भी आविष्कार वगैरह हुए हैं, सिर्फ आपको उनके आविष्कारक का नाम ही पता हो तो ही काफी है, ठीक है ना। उससे ज्यादा डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए रिएक्टर स्केल किसने बनाया, चार्ल्स रिएक्टर ने, इनफ है, इतना पता है तो बहुत है बस, ठीक है। और ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं फिर हम प्रश्न पे। आंसर इसका आपको पता लग ही गया है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? सिंपल, डायनामाइट का आविष्कार, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और आर्मी वालों का काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा है, काफी टाइम तक ये क्वेश्चन बार बार आया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आई थिंक आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल इसका राइट आंसर है। और नोबेल के नाम पे ही नोबेल पुरस्कार है जो दिया जाता है स्वीडन के द्वारा, ठीक है। वो भी हम स्टडी करेंगे, बट पहले आप ये देखो डायनामाइट है क्या। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डायनामाइट क्या है, ठीक है। तो डायनामाइट है विस्फोटक पदार्थ, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ है, बम वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, या विस्फोटक पदार्थ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबेल कौन से देश के थे, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो वो स्वीडन के थे, स्वीडन, ठीक है ना। और अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार, वो दिया जाता है, ठीक है ना। वो कौन देता है? स्वीडन देश ही देता है, स्वीडन देश ही देता है, ठीक है ना। याद रखना है आपने। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिसको हम पीओपी भी बोल देते हैं, पीओपी, जो घरों में हम पीओपी वगैरह कराते हैं छत में, ठीक है ना, डिजाइन वगैरह बनाने के लिए। या फिर आप मार्केट में जाओगे, काफी पीओपी की स्टैचू वगैरह, मूर्ति वगैरह मिलती है, ठीक है ना। तो वो आपने बताना है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। जिप्सम को गर्म करके फिर उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल, पीओपी का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? घरों में करते हैं, ठीक है ना। छत वगैरह में जो डिजाइन वगैरह हम बनाते हैं पीओपी का, उससे बनाते हैं, ठीक है। या फिर हड्डियों पे प्लास्टर वगैरह करते हैं, जैसे हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर करते हैं, तो वो पीओपी ही इस्तेमाल हम उसमें करते हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपने याद रखना है। या मूर्ति वगैरह बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। नेक्स्ट है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो जो आकाश है, आसमान, जो हमारा नीला आसमान दिखता है, क्या रीजन है उसका? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सूर्य की रोशनी नीली होती है, क्या मस्त है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकर्णन, ओके। तीसरा ऑप्शन क्या है? प्रकाश परावर्तन। और चौथा ऑप्शन है प्रकाश अपवर्तन। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो चलो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? प्रकीर्णन, ठीक है। होता क्या है, जो सूर्य की रोशनी है, ठीक है ना, उसमें अलग अलग तरह के प्रकाश होते हैं,
और जैसे ही वो वायुमंडल में हमारे आसमान में एंटर करती है तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो वो कणों से टकराने के बाद उसका परिकर्णन हो जाता है, यानी स्कैटर कर जाती है, बिखर जाती है। वो जो जितने भी उसमें प्रकाश के रंग होते हैं, ठीक है ना, वो सभी बिखर जाते हैं। और सबसे ज्यादा जिसका परिकर्णन होता है, जिस कलर का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है उसकी, वो है ब्लू कलर, नीला, ठीक है ना। तो इसी कारण पूरा आसमान है जो वो नीला दिखाई देता है, ठीक है, याद रखना है आपने। इसके कारण ही पूरा का पूरा आसमान नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का जो परिकिरण होता है वो सबसे अधिक हो गया है, ठीक है ना, आसमान में जब धूल के कणों से वो टकराती है सूर्य की किरणें, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। और एक चीज और है, अगर आपसे पूछें कि सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, जैसे सूर्य उदय के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, या सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, या आसमान लाल, तो उसका भी रीजन वही है, प्रकाश का परिकिरण ही है, ठीक है ना। तो अगर आपसे आकाश का नीला रंग पूछे या सूर्य का लाल रंग पूछे, दोनों का आंसर सेम ही होगा, प्रकाश का परिकर्णन, ठीक है। और प्रकाश के ऊपर, लाइट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें लाइट के ऊपर पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। बर्फ पर दबाव बढ़ाने के लिए उसका गलनांक, बढ़ाने से उसका गलनांक, तो क्या असर पड़ेगा उस पर, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपने क्वेश्चन वीडियो पॉज करनी है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो देखो, अगर हम बर्फ के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे यानी प्रेशर बढ़ाएंगे, तो उसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो घट जाएगा, ठीक है ना, वो क्या घट जाएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और बर्फ के बारे में आप और चीज याद रख सकते हो, जैसे बर्फ का गलनांक बिंदु या हिमांक बिंदु अगर पूछा जाए तो वो 0 डिग्री ही है, ठीक है, याद रख लेना है। और बर्फ से रिलेटेड एक पॉइंट और याद रख सकते हो, कई बार शुष्क बर्फ पूछ लेते हैं, जैसे बर्फ आइस है ना, तो ड्राई आइस के बारे में पूछ लेते हैं, ड्राई आइस क्या है, तो ड्राई आइस भाई पानी से नहीं बनती है, ये आपने याद रखना है। ड्राई आइस एक अलग चीज है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है CO2, ठीक है, CO2 को जमाने से बनती है। जैसे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जमा देंगे, ठीक है ना, उसको ठोस अवस्था में ले आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तब वो ठोस अवस्था में आने के बाद बिल्कुल बर्फ जैसी दिखेगी, ठीक है, बर्फ नहीं होगी, वो बर्फ जैसी दिखेगी, तो हम उसको ड्राई आइस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ड्राई आइस, ठीक है। तो याद रखना है, ड्राई आइस क्या है? CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। नेक्स्ट, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, ये आपका प्रश्न है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जो ऑप्शन थे मैंने वही डाल दिए हैं। बड़े मस्त ऑप्शन हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये ऐसे ऑप्शन है तो ये तो आंसर हो गए नहीं, ठीक है ना। तो आर्मी वाले खुद ही हिंट दे देते हैं कि ये 2 तो नहीं है, 2 ऑप्शन को तो आप ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो जी, फिर इसको हम करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट। देखो, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि जो सफेद रंग होता है वो उष्मा का बुरा अवशोषक होता है। बुरा अवशोषक, अवशोषक का मतलब उसको सोखने वाला, ठीक है ना। तो जैसे प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है उसमें 7 अलग अलग तरह के कलर हैं, ठीक है। और अगर कोई भी वस्तु उन सभी रंगों को सोख लेती है, ठीक है ना, सभी प्रकाश की सभी किरणों को सोख लेती है, तो हमारी आंखों तक कुछ नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? ब्लैक, ठीक है। और अगर वही वस्तु सभी रंगों को वापस कर दे, ठीक है ना, एक भी रंग को ना सोखे, तो हमारी आंखों तक क्या पहुंचेगा? व्हाइट पहुंचेगा, ठीक है ना। तो हमें वो वस्तु क्या दिखाई देगी? व्हाइट दिखाई देगी। तो कहने का मतलब है, जो व्हाइट वस्तुएं होती है ना, जो व्हाइट, ठीक है, वो कोई भी कलर है या कुछ भी उष्मा है, हीट है, उसको नहीं अवशोष करती, ठीक है ना, अवशोषित उसको नहीं करती, और इसलिए वो फिर गर्म भी नहीं होती। अगर वो किरणों को या प्रकाश को या उष्मा को सोखेगी ही नहीं, ठीक है ना, अवशोषण ही नहीं उसका करेगी, तो वो गर्म कैसे होगी? तो वो ठंडी रहेगी, ठीक है ना। इसलिए जो व्हाइट कपड़े हैं वो गर्मियों में डाले जाते हैं, क्योंकि वो सूर्य की जो हीट है उसको अवशोषित नहीं करेंगे, उसको सोखेंगे नहीं, ठीक है। तो सोखेंगे नहीं तो हमें वो थोड़े से ठंडे महसूस होंगे अदर जो कपड़े हैं, अदर रंग के जो कपड़े हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है ना। और गर्मियों में इसीलिए काले कपड़े हैं जो वो नहीं डाले जाते, क्योंकि वो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिससे क्या है? गर्मी ज्यादा लगती है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, लोहे के पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जस्ता यानी जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी बात है, एक क्वेश्चन तो आपका यही कवर हो गया कि लोहे के ऊपर
जंग ना लगाने के लिए, मतलब उसके ऊपर जंग ना लगे तो हम किस चीज की परत चढ़ाते हैं? जस्ता यानी जिंक की। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपने बताना है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अनिलीकरण, वल्कीनीकरण, यसद लेपन, ठीक है। तो ये आपने बताना है, क्या बताना है कि लोहे के ऊपर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, यसद लेपन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? यसद लेपन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, यहाँ पे 2 ऑप्शन देखो आप, अनिलीकरण और वल्कीनीकरण, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अनिलीकरण क्या है? अनिलीकरण कुछ नहीं है, जैसे हम कांच वगैरह को मेल्ट करके पिघला के उसको हम किसी सांचे में डालते हैं ना, कोई स्टैचू वगैरह बनानी है, ठीक है, तो उसी को हम अनिलीकरण बोलते हैं, कांच वगैरह को पिघलाना या फिर किसी और धातु वगैरह को, ठीक है ना, किसी सांचे में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे लोहा है ना, लोहे को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, जब वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो हम उसको किसी सांचे वगैरह में डालेंगे, वो किसी मूर्ति का या किसी स्पेयर पार्ट का वो शेप ले लेगा, ठीक है ना, उसको हम अनिलीकरण बोलते हैं। और दूसरा है वल्कीनीकरण। वल्कीनीकरण क्या है? जब हम जो रबड़ है, ठीक है ना, रबड़ जो नेचुरली पेड़ से प्राप्त होती है ना, ठीक है, तो हम उससे वो सारा इकट्ठा कर लेते हैं, जो रबड़ का होता है, ठीक है ना, लिक्विड जो होता है पेड़ से, वो हम इकट्ठा करके उसमें हम थोड़ा गंधक वगैरह मिलाते हैं और गर्म करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वल्कीनीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो रबड़ बनाने की जो प्रक्रिया है वो वल्कीनीकरण है, और जो कोई सांचे वगैरह में कुछ भी कांच वगैरह पिघला के डालने का जो प्रक्रिया है उसको हम अनिलीकरण बोलते हैं, और लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना उसको हम यसद लेपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सिंपल सा प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर क्या है? बी, रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस है। लोहे के ऊपर जंग लगना एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, ये अपने याद रखना है, ठीक है ना। लोहे का सिंबल आपको पता है Fe, ठीक है ना, आयरन हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो फिलामेंट आपने बताना है, जो विद्युत बल्ब होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होते हैं, उनका जो फिलामेंट, जैसे ये कोई बल्ब हो गया है ना, ऐसा कोई बल्ब हो गया, उसके अंदर ये फिलामेंट होता है ना, तो ये आपने बताना है ये किस चीज का बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन का, ठीक है। किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ये आपने याद रखना है, काफी बार रिपीटेबल क्वेश्चन है ये, ठीक है, ओके। और विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपको सभी को पता होगा कि बल्ब की खोज किसने की थी, काफी बार आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। और नेक्स्ट प्रश्न, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम आपने बताना है, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी जो वीडियो सीरीज चल रही है साइंस की और जीके की, आपकी तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, और काफी स्टूडेंट लाइव क्लासेस के लिए बोल रहे हैं, तो लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता है चैनल हमारा नया है, और अभी हमें कुछ सब्सक्राइबर और चाहिए लाइव के ऑप्शन के लिए, तो आप अपनी तरफ से भी हमारी हेल्प करें। चैनल को ज्यादा नहीं तो आप अपने 2 या 4 फ्रेंड्स से सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ठीक है ना। तो 2 या 4 दिन में हमारा जो एम है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर हम उसके बाद लाइव क्लासेस हैं जो वो शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने 12 तक का टारगेट रख रखा है कि शायद 12 तक हमारे उतने सब्सक्राइबर हो जाए कि हमें लाइव का ऑप्शन आ जाए, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को चैनल सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना। दो या 3 को सब्सक्राइब कराएं, अगर आप हमारे 100 या 200 व्यू हो जाते हैं, ठीक है ना, वीडियो पे, तो अगर आप कराएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ये हेल्प हमारी करनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो साधारण नमक है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। NaCl हमारा, ये आपने याद रखना है, फॉर्मूला है साधारण नमक का जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना है भाई, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।